समाज में जो अशिक्षा है, जिसकी वजह से समाज के जो नीति नियंता होते हैं उस अशिक्षा का फ़ायदा उठा के हमको आपको बरगलाते हैं, जिसकी वजह से न भ्रष्टाचार रुक रही है, न किसी योजना में धांधली रुक रही है, न स्कूलों की स्थिति सुधर रही है, न हॉस्पिटल की स्थिति सुधर रही है, और न किसी भी प्रकार का जो ग्रामीण लोगों को जो भी योजना पहुंचनी चाहिए, सरकार जो योजना बनाती है। तो युवा संवाद का हमारा पर्पस ही यही है कि सरकारें योजनाएं बनाने से थोड़ा सा दूर हो और जो बेसिक चीज़ है कि शिक्षा को सही किया जाए और सही रोज़गार लोगों तक पहुँचे। हर आदमी अगर अपने पैर पे अगर सक्षम होगा, कमा खा रहा होगा, तो संभवतः योजनाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। योजना इसलिए डाली ही जाती है ताकि उसकी आड़ में बंदरबांट हो। तो इस चीज़ से अवेयरनेस के लिए एक प्रकार से आप इसको जन जागरूकता सेमिनार समझ सकते हैं, और मैं जन जागरूकता सेमिनार ही करता रहता हूँ। जिस तरह से आए दिन देखा जाता है, इस समय इलाके में जहाँ जो भी लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है, किसी भी लाभ पहुँचता भी नहीं। रिजल्ट क्या हो सकता है आप लोगों की मुहिम का, आप लोगों की जो है सेमिनार मुहिम क्या है? वही तो मैंने बोला कि वो नहीं पहुंचता, ये मेरा भी कथन है, आप भी मानते हैं। जिन लोगों तक पहुंच रहा है वो इसमें संतुष्ट हो जा रहे हैं कि चलो 5,000 में से 1,000 कट गया, 4,000 ही मिला तो मेरा तो 4,000 मिला। जबकि सच्चाई ये है कि वो 5,000 भी जनता के टैक्स के पैसे होते हैं, सरकार अपने बाबूजी के घर से नहीं दे रही होती है। तो इसके पीछे चक्र वही है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है गोरख धंधे का, जो छोटे से लेके बड़े लेवल तक। मतलब जब कभी आप सोच के देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये सीओ बेईमानी कर रहा है, या दरोगा बेईमानी कर रहा है, या बीडीओ बेईमानी कर रहा है, या मुखिया बेईमानी कर रहा है। प्रैक्टिकल बात ये है कि बाकी जो बड़े बड़े नेताओं की यात्राएं निकलती है, सरकारी यात्राएं, जो सेवा यात्राएं, जो भी यात्राएं, या जिसमें में एक समय याद होगा आपको, बिहार में एक चीज़ फेमस था, आरसीपी टैक्स। तो जब तक ये ऊपर के लोग अपना हिस्सा लेना बंद नहीं करेंगे, और वो अगर चाह लें, जैसे जिला में एक डीएम चाह ले, एक एसपी चाह लेना, 90% क्राइम खत्म हो जाएगा। एक डीएम चाह लेना, एक डीएम, तो सारे योजनाओं में धांधली रुक जाएगी। लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो डीएम फिर डीएम रहेगा कि नहीं रहेगा? ये टेक्निकल पेच है, और इसी के लिए आम जनता का जागरूक, आप डीएम रहे चाहे नहीं रहे, सरकारें रहे चाहे नहीं रहे, हमें धांधली नहीं चाहिए। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, और इसके लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा, और इसीलिए युवा संवाद है। युवा संवाद का उद्देश्य आपने बताया कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो जाए, मेनली शिक्षित करना, मेनली शिक्षा को लेकर अवेयरनेस को लेकर। चलिए, जनता, आम युवा क्या लगता है कितना अवेयर हो रहे हैं वर्तमान? नहीं, अवेयर जनता तभी होगी, एक होता है एक्स्ट्रा समझ जाना, मतलब हर आदमी ये सोचता है कि वो सबसे ज़्यादा बुझनुक है, वो एक अलग चीज़ है। अवेयर आप तभी होंगे जब आप प्रॉपर शिक्षित होंगे, प्रॉपर आप चीज़ों के टच में होंगे। इसके पीछे अभी दो चीज़ें आ रही है। एक ये डिजिटल ट्रैप है, एक ये जो हम लोग जिनके हाथों में मोबाइल है, जिससे 10% लोग क्या है पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जैसे आप इसी मोबाइल के ज़रिए पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लेकिन 90% लोग इस डिजिटल जाल के शिकार हो गए हैं। और ये डिजिटल ट्रैप जो है बड़े बड़े व्यवसायियों के, जैसे हम कोविड ट्रैप बोले थे, कभी मैंने बोला था कि कोविड ट्रैप था, जिसमें आम आदमी को डर और दहशत, और ट्रैप में कौन फंसता है? दो ही वजह से फंसता है, एक लालच, दूसरा डर। पहला बात है लालच, जैसे आप किसी के साथ स्कैम होता है पैसे का या वो OTP वाला, क्यों होता है? लालच की वजह से। और दूसरा डर, तो ये दोनों चीज़ की वजह से। और ये सब का जिम्मेदार अभी आज की डेट में मोबाइल है। ये सारी चीज़ों का अवेयरनेस फैलना बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल इंटरटेनमेंट का साधन है, बात करने का साधन है, उसकी वजह से यंग पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उनकी उंगलियां ख़राब हो रही हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं। 5 साल 2 साल 10 साल का बच्चा बर्बाद हो रहा है, समय से पहले उसके पास वो जानकारियाँ पहुँच रही है जो उसको समय से पहले बड़ा कर रही है, तो तब ना लाल झकड़ी पैदा हो रहा है। तो ये योजनाओं, इस ट्रैप से निकलने के लिए एक ही रास्ता है सर, उचित जेन्युइन शिक्षा, जैसे बाकी कंट्रीज़ में होती है। आप छोटे छोटे कंट्रीज़ में आप जाएंगे, फिलीपींस में जाएंगे, पोलैंड में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे। आज क्या हुआ, 4 साल पहले अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इन लोगों ने स्मार्ट क्लासेज हटा ली, और अब हम लोग सोच रहे हैं स्मार्ट क्लास लगाने का। तो क्या होगा, ये आने वाली पूरी पीढ़ी स्पॉइल होगी, जो अभी 15 से 25 के बीच में, या 10 से 25 के बीच में, क्योंकि हम उसी को प्रोग्रेस समझ रहे हैं। हमारे हाथ में मोबाइल जैसे नहीं बोले कि आम आदमी को 500-2,000 रुपये का स्टाइपेंड या पेंशन दे के थमा दिया गया, वैसे ही हर आदमी के हाथ में मोबाइल पहुंचा के समझा दिया गया कि आप विकास कर गए, आप विकसित हो गए। विकसित तो विकास तो वहाँ नहीं है ना सर, विकास तो है रोटी, कपड़ा और मकान। आप अच्छी रोटी खा रहे हैं, आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, आपके पास अच्छा मकान है, आप बारिश से प्रूफ है, आप गर्मी से प्रूफ हैं, आपके घर में अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, आप अपने बाल बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं। दैट इज़ विकास ना। विकास वो तो है नहीं, वो 500-2,000 रुपये तो विकास है ही नहीं।
इस ट्रैप से निकलने में आपको क्या लगता है कि युवा संवाद, हम आप ही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक युवा संवाद कर देने से कल इस ट्रैप से मुक्ति मिल जाएगी? घना मेहनत करना पड़ेगा, घनघोर मेहनत। घनघोर मेहनत की बात है, लेकिन 90% आप बोले युवा इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। और शिक्षा का जो पैमाना है जो हमारे देश में है, हमारे राज्य में जिले में है, क्या इस रेशियो से हम आगे बढ़ेंगे तो 90% लोगों को क्या समझा पाएंगे? नहीं, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि हमारे जैसा और हमसे बेहतर सैकड़ों लोगों की टोली होगी तो करीब करीब हम लाखों लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। और हमारी देश की आबादी 140 करोड़, उसी में वो 10% ये सोशल मीडिया भी हम लोगों को काम कर सकता है, ये लोगों तक विचार फैला दे सकता है। लेकिन होता क्या है कि बस वही, आप विचारवान भी हो गए, आप हमको अच्छा मान भी रहे, आपको अच्छी चीज़ें अच्छी लगती है, कितना भी हमारी शिक्षा कुशिक्षा हो गई हो, हर आदमी को जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छी लगती है। लेकिन ट्रैप क्या है कि तब तक मैं आपको दूसरा वीडियो, कोई दूसरा लीडर, कोई दूसरा सोशल वो स्वार्थ और डर मतलब लीडर से डर आता है, डर मतलब जाति धर्म में बांट के वो डर ही है ना। हिंदू को ये बताया जाता है कि देश में हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, मुसलमानों को ये डराया जाता है कि बेसी बजबी तो मारबो, मतलब तोड़ दो, मतलब हिसाब किताब से रहो, वो डर है। और लालच क्या होता है? लालच ये होता है कि चलो 2000 रुपये का स्टाइपेंड है, अगर 200 रुपया कटियो गया तो 1800 रुपया हमको मिल गया। उसके चलते लोग अवेयर होते हुए भी अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें सच्चाई यही है कि युवा संवाद या जनचेतना या डॉक्टर विजय रंजन जैसे हजारों लोग लगेंगे तब जाके करोड़ों लोग शायद धीरे धीरे बदलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सब मेरे ही तरीके से चले, हमारे जैसा दुनिया में आपको बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने स्तर से अपने अपने रेंज में अलग जगाते हुए जा रहे हैं। उसको उनको उसी में संतुष्टि मिलती है, हमें इसमें संतुष्टि मिलती है कि नहीं हम ऐसे ही जाएंगे, 10 आदमी हो या 100 आदमी हो, हम लोगों से बात करते रहेंगे। हम दिन भर यही करते हैं अपने स्टाफ के साथ, टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ, रोज़ कहीं पे भी, ट्रेन में है, बस में, एयरपोर्ट में, कहीं पे भी। बाहर में मैं जाता हूँ, 2 लाइन मैथिली बोल दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो बिहारी लोग होंगे, मैथिल के लोग होंगे, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, वार्ता शुरू, जान न पहचान, फिर भी शुरू। वो भी बोलता है, फ़ोन नंबर एक्सचेंज होता है। कभी कभी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो MP में है, बस्तर में है, जो नक्सली एरिया में है। वो लड़का हमको मिला था दिल्ली एयरपोर्ट पे, और लड़का से जब बात होती है बोलता है कि भैया आपसे जो मिले थे उसके बाद मैं आके चेंज हुआ। हो गया ना, वहाँ तो युवा संवाद नहीं था, एयरपोर्ट पे तो मैं युवा संवाद नहीं कर रहा था, एयरपोर्ट पे मैं सिर्फ कनेक्ट कर रहा था। उसका रिजल्ट बस्तर में हमको दिख रहा है, उसका रिजल्ट कल को महाराष्ट्र में दिखेगा, उसका रिजल्ट कहीं भी दिखेगा। तो आप चलते रहिए, जागते रहिए। आप अगर ये सोचेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे ना तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको कर्म ओरिएंटेड काम करना होता है, मतलब क्या बोलते हैं, एक्शन ओरिएंटेड काम होना चाहिए। हम एक्शन कर रहे हैं, हमको नहीं पता आज का रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से प्रस्फुटित हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शायद आपका प्रश्न शायद हम नहीं जवाब दिए ठीक से ना? प्रश्न जवाब मुझे मिल गया। अच्छा, मिल गया। हाँ जी, सवाल इससे जुड़ा हुआ है सर। हाँ। बाजारवाद के इस दौर में लोग मूलभूत समस्या से जुड़े हुए हैं, खास करके युवा, जो भी है बाजार का जो भी डिमांड है, तो वैसे स्थिति में ये जो युवा संवाद के माध्यम से करना चाह रहा है, युवाओं का एक मेंटलिटी चेंज करने के लिए, नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्शन है इसका? कंट्राडिक्शन क्या है ना, इसी के लिए हमको अपने सनातन में लौटना होगा, वो बीजेपी वाले के हिसाब से नहीं। मेरा सेंस क्या है कि अगर आप आज से 10-20 साल पहले जाएंगे, आज बाज़ार ने क्या कर दिया, आप काले हैं तो फेयर एंड लवली लगाइए, लोग दौड़ रहे हैं। ये खाइए आपका हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा, ये करिए आपका हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा, वो करिए हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना हम नहीं समझ पाए ना कि शाम के 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। लोग रात में 9 बजे मौस भात दबाता है, रातें को पार्टी करता है। मानते समझे, बाज़ारवाद अपना काम कर रही है, बाज़ार अपना काम कर रहा है। हर चीज़, टीवी, फ्रिज, AC, DC, BC, जितना भी प्रोडक्ट है सब बाज़ारवाद है। पेंसिल बदल गया, चौक बदल गया, मार्कर बदल गया, हम तो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, हर चीज़ बदलता चला गया। बेड बदल गया, उनको कौन समझाएगा कि लेवार वाला जो खटिया होता था, उस खटिया पे जो बॉडी का स्पाइन कोड या जो भी सही होता था उसका अहमियत कौन समझाएगा। अब लोग तोशक छोड़ के आ गए करलौन के गद्दे पे। करलौन का गद्दा आधे लोगों का स्पाइनल कॉर्ड और कमर का दर्द पैदा कर दिया। लेकिन हमारे घर में करलौन होना चाहिए, हमारे घर में AC होनी चाहिए, हमारे घर में नल होना चाहिए। चापाकल कौन चलाता? किसी को पता था कि 1 बाल्टी पानी भरने में आपके पूरे मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिसके लिए आज लोग 2000 रुपया महीना दे के वहाँ जिम में जाके वो डंबल भांजता है। चीज़ें हैं, बाज़ारवाद ने हमारी संस्कृति से और हमारे सनातन से दूर किया है, और मैं हमेशा इस चीज़ का पैरोकार रहा हूँ। लोग, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं बात करता हूँ कि लोग कहीं ये ना समझ लें कि अरे ये तो धर्म की रक्षा की बात कर। नहीं, मैं धर्म की रक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो नौटंकी है।
वो नौटंकी है, उससे कुछ नहीं होगा। मेरा सेंस ये है कि हम अगर अपने मूलभूत चीज़ों की तरफ लौट सकें, अगर हम अपने पूर्वजों की तरफ लौट सकें थोड़ा बहुत, इसका मतलब ये नहीं कि ये बीजेपी वाला स्टाइल में, वो तो उनका तो बस चले तो हमको पखान काल में लौटा दें, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लौटा दें। नहीं, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। हम थोड़ा सा 10-20 साल पहले अगर लौट जाए ना समाज में, तो बहुत आधी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाएगी सर। आज का 20 साल का लौंडा हाँफ जाता है 2 किलोमीटर पैदल चलने में, और हम आज से 10 साल पहले तक एक महिंदवार के मुखिया जी थे, करीब 25 किलोमीटर दूर से साइकिल से 70 साल की उम्र में फुलपरास आते थे चाय पीने के लिए। आपने अपने घरों में ऐसे लोगों को देखा होगा। क्यों? उनका खान पान स्वस्थ था। मिलावट चरम पे है। आप मार्केट की चीज़ें खा रहे हैं, आप न शुद्ध सब्जी खा रहे हैं, न शुद्ध चावल, न गेहूँ। अगर आप अपने गलती से कोई उपजा के खा भी रहे हैं तो वही पेप्सीसाइड हर्बिसाइड वाला खा रहे हैं। युवा संवाद का संबंध इन सारे चीज़ों से है। हम रातों रात क्रांति नहीं ला सकते, और धीरे धीरे होगा सर। जी सर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमिलियर लगाया गया है, इसको लेकर सब क्या कहना? मेरा मानना है कि अगर आप 70 साल या 40 साल, जैसे ओबीसी वाले 40 साल, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एससी पे बोला है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्लासिफिकेशन किया जाए। मेरा मानना शुरू से रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो आज बोली है कि अगर जिस घर में 2, 4, 5 आदमी हो गया और वो सक्षम घर, ये नहीं कि मेरे घर में हो गया, जरूरी नहीं कि मेरा भाई या मेरा चचेरा या मेरा ममेरा भी ग्रो किया हो, सॉरी, इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो अगर जिस घर में मतलब अगर ग्रो कर गया या हो गया और उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको कोई बेसिक संघर्ष नहीं है, तो संभवतः उनको आरक्षण से मुक्त धीरे धीरे हो जाना चाहिए। मैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ। बाकी सब राजनीति है, चाहे कोई हो, वो लालू यादव का परिवार हो, विजय रंजन का परिवार हो, रामविलास जी का परिवार हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जो चीज़ आज बोल रही है वो चीज़ें बिना सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बिहार में तो नीतीश कुमार ने कई दफ़े किया। ये दलित का महादलित कहाँ से आया, किसने बांटा? ऑलरेडी आप क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। अभी आपको चूँकि देश में इतने सारे जेन्युइन मुद्दे हैं, आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आप कोई काम नहीं करते, भ्रष्टाचार चरम पे है, आप रोज़गार पैदा नहीं कर पाते, आप उद्योगपतियों के हाथ में घूम रहे हैं, आप मतलब सरकारी नवरत्न संस्थाओं को बेचने के मोड में हैं, और इन चीज़ों पे आवाज़ ज़्यादा न उठे आम जनमानस की, इसके लिए बीच बीच में वो लाया जाता है। कभी सुप्रीम कोर्ट आरक्षण का मुद्दा, कभी ये कभी वो, और सब ये विपक्षी पार्टी और सत्ता की पार्टी, वो दोनों मिलकर जनता को मूर्ख बना रही होती है। इस मामले में मेरा मानना ये, आरक्षण में क्लासिफिकेशन या जिन परिवारों को आरक्षण मिल चुका है, या जैसे मैं IAS हो गया आरक्षण का लाभ उठा के, या ये डॉक्टर बन गए 40 मार्क्स पे, अब इनके बेटा को क्यों 40 मार्क्स पे डॉक्टर बनना चाहिए? भाई ये डॉक्टर साहब तो अपने बेटा को अच्छे से पढ़ाए हैं, समान तरीके से पढ़ाए हैं, कॉन्वेंट में पढ़ाए हैं, प्राइवेट में पढ़ाए हैं, इनको मेरे विचार से नहीं मिलना चाहिए। बाकी लड़ाई वो जो लोग एक ड्रामा है सेंसिटिवली कि आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश, हाँ ये साजिश हो सकती है, ये हिडन एजेंडा हो सकता है, क्योंकि खासकर जब से बीजेपी सरकार में आई है, हमको उसका ऑन फ्लोर एजेंडा की तुलना में उनका हिडन एजेंडा ज़्यादा भारी रहता है। उनका हिडन एजेंडा ज़रूर भारी रहता है। लेकिन जहाँ तक आरक्षण की बात है, संभवतः ये बात बोलने की हिमाकत पॉलिटिकल लीडर्स तो जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मेरे विचार से अगर आरक्षण की वजह से आपके घर में 2, 4, 5 IAS डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छी पढ़ाई, अच्छा जॉब, अच्छा खासा आपका परिवार अगर रिच हो गया है, तो आपको अपना रास्ता, अभी भी हजारों लाखों लोग हैं जो गांव में, दलितों में, बस्तियों में, गरीब, अंतिम वंचित व्यक्ति तक, उसमें एक लाइन ये भी होगा, अंतिम वंचित व्यक्ति, शायद उसमें नहीं लिखा है यहाँ तक, अंतिम वंचित व्यक्ति तक अगर आपको विकास, शिक्षा योजनाओं का लाभ पहुँचाना है, अगर उनको ग्रो करना है, तो उसमें अपग्रेड हुए लोगों को थोड़ा सा जगह देना होगा। जिस तरह से बिहार सरकार का एक दबाव, बचाव नारा है, लेकिन दूसरी तरफ आए दिन देखने को मिलता है कि कल मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, हर जगह जो नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया था। 2010 से लेकर अभी तक 14 साल हो गए। इस 14 साल में सच्चाई यही है कि मीडिया के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज किया जाता है। आपके अखबारों में आज की तारीख में लूट की घटनाएं, अभी सरकार बदल जाएगी ना, तो आप ही के अखबार में सारी घटनाएं अक्षरशः आने लगेगी, सारी FIR आने लगेगी। आप या आपका ब्यूरो चीफ या आपका मिनट हेड या आपका संपादक, वो उस हिसाब से वो DABP का एक होता है प्रिंट मीडिया का, वो जो सरकारी विज्ञापन होती है, मैंने 2 साल उसमें भी काम किया है, तो मैं ये बता रहा हूँ, वो बहुत बड़ा गेम प्लान है। आपके अंदर आग है, लेकिन आपके आग को बर्फ़ की सिल्ली से ढक दिया जाता है। आप सोचते हैं पानी से, नहीं,
पानी में तो थोड़ा बहुत चांस भी है कि आग फड़फड़ाएगा, आपको बर्फ़ की सिल्ली से ढक दिया जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर ये खुलेआम लोगों को दिखता है, भले अखबार में आए या नहीं आए, मीडिया में आए या नहीं आए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है और इसके जड़ में भी सरकारी भ्रष्टाचार है। सरकारी भ्रष्टाचार मतलब आपका ऑथेंटिक एफआईआर जो है जेन्युइन तरीके से बिना पैसा लिए हुए थाना नहीं लेगा। पुलिस हो, कमिश्नर हो, या दरोगा हो, डीएसपी हो, एसपी हो, सारे लोग मिल बांट के खाते हैं। तो ये टेक्निकली पेच है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल बर्बाद है। भ्रष्टाचार मतलब लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है। लूट, क्राइम, रेप, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में तो थोड़ा सा वो योगदान है जो मैंने भी बोला था कि छोड़िए हमारी छोरे से कम है क्या, वो नारी समानता वाली बात जो है थोड़ा सा है वल्गैरिटी, उस पर बहुत सारे लेख आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप भी पढ़ेंगे। लेकिन इतना सारा रेप या इतना सारा घटना जितना बिहार में है, जो बिहार का इंडेक्स जो बताता है आपका, वो CNBC का जो आप वो लेंगे क्राइम डाटा बेस अगर आप उठाएंगे तो शायद अगर किसी स्टेट में ऐसा हो गया रहता और ढंग का प्रधानमंत्री होता ना तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। सच तो ये है, भले ही आप सुशासन की थाल या सुशासन की ढोल जितना पीटते रहें, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है। कोई भी आदमी सेफ़ नहीं है। कौन आदमी कब लुट जाएगा, किसके घर में कब डकैती हो जाएगी, कब किसका रेप हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इन चीज़ों में सब प्रशासन का रवैया बहुत ही असंवेदनशील है, ये मेरा मानना है। 101% असंवेदनशील है। बिहार में जिस तरह से लगातार शराबबंदी की हम बात करें, शराबबंदी होने से क्या बिहार में कुछ भी क्राइम कम हो पाया है? शराबबंदी बिल्कुल फेल है। क्राइम कहाँ से कम होगा? शराबबंदी ने कम से कम हर मोहल्ले में 10 वो क्रिमिनल पैदा कर दिया। 10 वो क्रिमिनल पैदा कर दिया मतलब वो शराब से झोला में लेके होम डिलीवरी कर रहा है और आप बोलते हैं बंद है। मेरे पास सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि खुलेआम सरकारी विभागों में, आप फुलपरास जाएंगे तो टेलीफोन विभाग में, बिजली विभाग में, ब्लॉक में, अनुमंडल में, पत्रकारों के घरों में, थाना के बगल में लोग बैठ के दारू पी रहे होते हैं। मैं फुलपरास की बात करूँ जहाँ का मैं साक्षात दर्शी हूँ या जहाँ का रिपोर्ट, आप उमगांव में सेम चीज़ चेक करेंगे, आप जयनगर में सेम चीज़ चेक करेंगे, आप मधुबनी में सेम चीज़ चेक करेंगे। शराबबंदी बिल्कुल फेल्योर है। और दूसरी बात, मेरा उस टाइम पे भी मानना था कि कोई आदमी क्या खाएगा क्या पिएगा, ये अपने मौलिक अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका एक जेन्युइन राजस्व जो था आपने उसको अपने हाथ से धो दिया। अगर शराबबंदी पूरी तरीके से सफल हो जाती तो उस राजस्व को हम लोग भी लात मार देते। आप राजस्व भी हाथ धोया, एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी, किशोर अवस्था के बच्चे, स्कूल के बच्चे स्कूल के बस्ते में दारू ढो रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी को नहीं दिखता है। मतलब जो भी हो, मतलब जिन लोगों का भी इस्तेमाल होता है। तो शराबबंदी एक तो शराबबंदी राजस्व से हाथ धोया, दूसरा आपने नई एक क्रिमिनल्स की एक पीढ़ी तैयार कर दी, और तीसरा 500 रुपये का दारू लोग 1000 रुपये में पी रहा है, और चौथा वो जो कल तक थोड़ा सा ठीक ठाक दारू पी रहा था, जो वो होता है शराब का वो जो पॉजिटिव साइड था, अब 101% ऑलमोस्ट लोग डीमाल पी रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसके चलते मेडिकल का केसेज भी ज़्यादा हो रहा है, अनियमितता की भी केसेज हो रही हैं। हाँ, कुछ घरों में 1-2% घर में सुधार हो गया होगा कि बीवी या बाप के डर से, जो बीच बीच में आप लोग प्रमुखता से छापते हैं कि बाप ने बेटे को गिरफ्तार कराया, बीवी ने पति को गिरफ्तार कराया, वो 1% केस है सर। 1% केस करीब 10 करोड़ आबादी में कोई मैटर ही नहीं करता है, बकवास चीज़ है। उसके आधार पे बाकी महिलाएं क्यों एक्साइटेड हैं, बाकी महिलाएं क्यों वोट देती हैं, संभवतः उसके पीछे महिला पति लोग या वो जो महिलाओं का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण है, शायद वो कारण है। बाकी भुनाने के लिए तो लोग शराबबंदी को भी जोड़ देंगे, सुशासन को भी जोड़ देंगे, योजनाओं को भी जोड़ देंगे। बाकी मुझे नहीं लगता वो, फिर बाकी बहुत सारी नौटंकी है। आप एक घटिया मैट्रिक पास बच्चा क्रिएट कर रहे हैं, आप घटिया इंटर पास बच्चा क्रिएट कर रहे हैं। मैं वो समय उसमें भूल गया था बिहार बोर्ड बताना। और आप उनको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास डिवीज़न लाओ। आप फरवरी में एग्ज़ाम ख़त्म करते हैं, आप 25 मार्च को रिजल्ट दे देते हैं। हमें आज तक समझ में नहीं आया कि लाखों करोड़ों कॉपियाँ आपके वो टीचर जो संदेह के घेरे में हैं, उनके द्वारा आप जांच भी करवा लेते हैं, रिकॉर्ड भी बना देते हैं, आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी चले जाते हैं, आप सारा काम कर लेते हैं और आप बोलते हैं कि हम नंबर 1 बिहार बोर्ड हैं। और उसके बाद आप फिर 10,000 20,000 का स्कॉलरशिप भी बांटते हैं वो प्रोत्साहन राशि के नाम पे। हम कह रहे हैं वो सब की ज़रूरत नहीं है। आप स्कूलों की व्यवस्था ठीक कर दो। पहले का ज़माना याद है, दूरदर्शन पे पोलियो का विज्ञापन याद है, निरोध का विज्ञापन याद है। 2-4 विज्ञापन ही आते थे। शाम में रंगोली होती थी, रात को चित्रहार होता था, संडे को सिनेमा होता था, सुबह 9-10 बजे संडे को रामायण महाभारत होता था। उस टाइम में जो विज्ञापन आता था, अवेयरनेस ऐसे फैलता है, स्मोकिंग किल्स। अवेयरनेस ऐसे नहीं फैलता है कि आप घसीट के मैट्रिक पास किए आपको 10,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके चक्कर में गार्जियन दिन रात बोराइल रहता है, कोना का मैट्रिक पास बस 10,000 टका भेजते। तो आपने इंसान को लालची बना दिया।
इंसान को लॉन्ग टर्म टारगेट से हटा के शॉर्ट टर्म टारगेट पे प्लानिंग में डाल दिया ना। इंसान सोच रहा है कि मेरे बस में क्या है, हम कितना लड़ेंगे, क्या करेंगे, जाओ भाई हमारे बेटा बेटी अगर बीपीएससी कर जाएगा या ग्रेजुएशन कर जाएगा तो 25,000 दीजिए हमको, वो देंगे।